हेलो। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत है आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट बुगली क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शहरों, देसी बॉयज़ एंड देसी गर्ल्स, कैसे हो आप लोग? क्या हाल है भाई तुम लोगों के? पढ़ाई वढ़ाई ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखिए बच्चों, पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम लोग पढ़ाई पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ओ मेरे बब्बर शहरों, चलिएगा दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन करवाऊंगा आज भी एमआई के। तो आज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। बिल्कुल, शाबाश। अपना कार्डियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है और क्वेश्चन सॉल्यूशन में आज अपन लोग करेंगे फ्रेंड्स कार्डियोलॉजी के कुछ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जस्ट बी रेडी, लेट्स स्टार्ट। A 65-year-old client with severe chest pain। आपके पास एक 65 साल का बुढ़ा चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में आया है। इज एवेलुएटेड इन द इमरजेंसी और डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपन ने इसको एवेलुएट किया। आ टेंटेटिव डायग्नोसिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट क्लोजली को रिलेट विद एन इवॉल्विंग एमआई। अब आपसे ये बोल रहा है कि बताओ कौन सी फाइंडिंग जो है वो मोस्ट क्लोजली एमआई को इवॉल्व करता है, यानी कि एमआई को इंडिकेट करता है। ठीक है भाई? अरे भाई बोलो जय श्री कृष्णा बेटा। चलिएगा, तो अपने पास पहला कह रहा है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, फेशियल फ्लशिंग, सीवियर हेडेक, कफिंग अप, पिंक टिंज म्यूकस। तो पिंक टिंज म्यूकस तो सीएचएफ के केस में आएगा, राइट। सीवियर हेडेक कब होगा? जब कार्डियक आउटपुट घट जाए, या फिर हाइपोटेंशन हो जाए, या फिर हाइपरटेंशन हो रहा हो। ठीक है दोस्तों। अब फेशियल फ्लशिंग कब होगा? जब कार्डियक आउटपुट घट जाए या पेशेंट शॉक का हो जाता है, तब होता है इसको फेशियल फ्लशिंग या पेरिफेरल फ्लशिंग। अब बॉडी के ऊपर प्रोफ्यूज स्वेटिंग कब आती है दोस्तों? जब मायोकार्डियल को O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाए। तो यानी कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गया है तो इसकी वजह से एक्सेशनल एफर्ट पेशेंट करेगा, और एक्सेशनल एफर्ट करेगा ना तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। इसलिए अपन को क्या करना होता है एग्जाम के अंदर? ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है, और ये बहुत सिंपल है कि अगर अपने बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं तो काफ़ी सिंपल होता है एग्जाम में क्वालिफाई करना, एग्जाम पास करना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खास बात यही रहती है दोस्तों कि अपनी तरफ से अपन को बहुत कम दिमाग यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंसर्स भी हमारे सामने ही होते हैं। बस अपने को क्या करना होता है, उन 4 आंसर्स में से बेस्ट आंसर को देख करके पहचानना होता है। तो केवल इतनी सी मेहनत करनी होती है कि अपन को 4 ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर सुटेबल पहचानना है। तो याद रखिएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो एमआई का होगा। तो देखो सुनो ध्यान से, अनदर नेम ऑफ हार्ट अटैक इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एमआई या एएमआई भी इसको बोलते हैं अपन। एन एमआई इज द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। एमआई क्या है? इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम और कोजिंग द हार्ट सेल्स टू डाई। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई इंटरप्शन की वजह से हार्ट सेल्स की डेथ होती है। तो द सेलुलर डेथ इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द occlusion of one or more coronary arteries. The chest pain accompanying an MI is usually so severe, chest pain बहुत सीवियर होता है, that the client become extremely diaphoretic। और इस चेस्ट पेन इतना सीवियर होता है कि इस वजह से पेशेंट क्या हो जाता है फ्रेंड्स? डाइफोरेटिक हो जाता है।
यानी बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो आप याद रखिएगा, यदि अगर एग्जामिनर प्रोफ्यूज स्वेटिंग बोले या डाइफोरेटिक बोले, बात एक ही होती है। हाइपोटेंशन इज अपार्ट टू मेक द क्लाइंट स्किन अपीयर पेल और एशन। तो हाइपोटेंशन की वजह से कैसी होती है स्किन? पेल या फ्लशिंग हो जाता है। क्लियर है गाइस? जस्ट नोट द फ्लश्ड। देन हेडेक इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रोक। हेडेक का कारण स्ट्रोक होगा, और कफिंग अप पिंक टिंज म्यूकस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ट फेलियर। तो याद रखिएगा, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन दिस केस इज द फेशियल फ्लशिंग। क्या होगा? फेशियल फ्लश, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। बात समझ में आ गया? तो एमआई का पेशेंट था, एमआई के पेशेंट का जो चेस्ट पेन होता है वो इतना सीवियर होता है दोस्तों कि उसकी वजह से डाइफोरेटिक हो जाता है पेशेंट। और डाइफोरेटिक मींस, अब हम समझ गए, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एमआई। क्लियर है क्वेश्चन? अरे भाई बोलो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, कि नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी एग्जाम आप एम्स का किसी भी डिफिकल्टी लेवल पर अटेंड कर लेना, आपको कहीं भी कुदा दिया जाए, आप कभी मात नहीं खाओगे। यानी आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत हायर लेवल से मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना आए, और जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो कोई भी क्वेश्चन आपको न्यू नहीं दिखे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंज सपोर्ट्स द डायग्नोसिस दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एमआई। तो जब एमआई मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, MIT/STV, यानी कि MIT/STV। तो जब MI होता है तो T वेव में और ST के अंदर चेंज आता है, और कौन से चेंज आते हैं? जिनके अंदर V आता है। तो T वेव का तो हो जाएगा इन्वर्जन, क्या होगा? इन्वर्जन, और ST का हो जाएगा दोस्तों एलिवेशन। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमसे, एक ही सेकंड में अपन को आंसर दे देना है, बिना सोचे समझे, बिना माइंड के, क्योंकि अपन को फॉर्मूला याद है MIT/STV। जान लेते हैं, इन्वर्टेड P वेव, दूसरा प्रोलोंग्ड PR, वाइड QRS, एलिवेटेड ST सेगमेंट। सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है ST सेगमेंट। तो याद रखना, व्हेन द क्लाइंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन द ST सेगमेंट इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम become elevated, this finding may accompanied by the T wave inversion। और क्या हो जाता है? T wave inversion, and occasionally a definite Q wave, और just a Q wave pathological होता है। Aside from these finding, other diagnosis finding includes elevated level of CKMB और कार्डियो स्पेसिफिक एंजाइम एंड एलिवेटेड कार्डियक मार्कर ऑफ द मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन, और साथ के साथ CKMB के साथ मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन के लेवल भी एलिवेट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, अक्सर नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर है भाई? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शहरों, बात समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। व्हेन द नर्स इज ऑब्टेन दिस क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री, विच क्वेश्चन अबाउट पेन इज लीस्ट हेल्पफुल? क्या कह रहा है? देखो यहां पे समझना, गलती जो कर सकते हैं अपन, इस वर्ड को मिस कर सकते हैं अपन से। ये कह रहा लीस्ट हेल्पफुल, यानी पेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है एमआई वाले पेशेंट का, और कह रहा है कि लीस्ट हेल्पफुल स्टेटमेंट कौन सा है? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन द पेन। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूछना है आपको कि कितनी टाइम से पेन आपको हो रहा है। वेयर इज योर पेन लोकेशन, पूछना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन योर पेन इज स्टार्टेड, जब पेन हुआ था तब आप क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट मेडिकेशन डू यू टेक फॉर द पेन, अरे पेन के लिए कौन सी दवा ली है ये अभी क्लाइंट को क्या पता। इसलिए याद रखना, लीस्ट हेल्पफुल क्वेश्चन क्या होगा आपका पेशेंट से, ये नहीं पूछना है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, हमें एमआई वाले पेशेंट से पूछने होते हैं। तो क्या क्या पूछना होता है अपन को, कि सबसे पहली बात पूछनी है कि कितनी देर से पेन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या पूछना होता है? अपन को यह पूछना है कि पेन कहां हो रहा है।
तीसरा पूछना है दोस्तों कि जब पेन शुरू हुआ तो आप क्या कर रहे थे। ये तीनों सवाल पेशेंट से किए जाते हैं, इससे अपन उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और इसके माध्यम से डायग्नोसिस डिसाइड करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो द मोस्ट पर्टिनेंट डाटा टू असेस कंसर्निंग द क्लाइंट चेस्ट पेन आर इट्स ऑनसेट, इसकी ऑनसेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, इंटेंसिटी, लोकेशन और ड्यूरेशन, और एंड व्हाट मेक्स द पेन बेटर और वर्स। इन दिस केस चेस्ट पेन इज रेयरली रिलीव्ड बाय द मेडिकेशन यूज्ड ओवर द काउंटर फॉर दिस टाइप ऑफ द पेन। तो याद रखिए इसी क्वेश्चन को यदि अगर एग्जामिनर कभी अगर मैनिपुलेट कर दे, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दे और आपसे कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ ले, दोस्तों देखो क्वेश्चन कहीं से नहीं आ सकते, जो मैं बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, और अगर स्टैंडर्ड 50-100 क्वेश्चन अगर एक यूनिट के आपको करवा दूंगा मैं, 100 तो हो ही जाएंगे। 100 स्टैंडर्ड इतने लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लिए ना, तो जो अब क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर वो सब किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के आधार पे ही बनाए जाते हैं। यानी कि कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, बस एग्जामिनर मैनिपुलेट करता है तो लैंग्वेज को और ऑप्शंस को। अब इसी क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से पूछेंगे तो क्या कह सकते हैं, इनकी जगह पे अपन क्या वैल्यू, क्या ऑप्शंस रख सकते हैं, चेस्ट पेन की ऑनसेट, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी, लोकेशन और ड्यूरेशन, ये ऑप्शंस में रखा जा सकता है। और फिर एक ऑप्शन रखा जा सकता है दोस्तों मेडिकेशन। तो देखो ऑप्शंस को यदि बदला जाएगा तो क्या क्या बदला जा सकता है। ऑनसेट वाला पहला ऑप्शन, व्हाट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, या व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डाटा यू नीड टू असेस इन केस ऑफ द मायोकार्डियल पेन, चेस्ट पेन। तो ऑनसेट पूछना है, क्वालिटी पूछना है, इंटेंसिटी पूछना है, अब लोकेशन पूछना है, ठीक है ना, इसके बाद ड्यूरेशन पूछना है, देन उसके बाद और मेडिकेशन। तो याद रखिए दोस्तों अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब अगर दिल्ली आया तो दिल्ली का क्वेश्चन क्या होगा, देखो आपसे कहा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा तो आंसर ये हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। यदि कहा सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। याद रखिए दोस्तों, तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के अंदर आपको 1 से लेके 5th तक आंसर करेक्ट करना है। यदि एक्सेप्ट पूछा तो फिर 6th वाला सही है, या कहा लीस्ट हेल्पफुल तो फिर आपको क्या करना है, यही वाला ऑप्शन होगा 6th वाला ऑप्शन। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज पे कमांड आपका आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कमांड करवा रहा हूं मैं आपको। मेरी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव क्यों है, उसके पीछे रीजन होता है दोस्तों कि मैं स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता हूं और फिर उस कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूं। दूसरी बात, सबसे बड़ी खास बात होती है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। तीसरी बात है कि मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। जब भी थ्योरी पढ़ाता हूं तो सबसे ज्यादा थ्योरी के अंदर होते हैं टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट्स। तीसरी बात, सबसे ज्यादा जो मैं जोर देता हूं दोस्तों वो देता हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट करके और फिर उसको कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाए। एक मैं क्वेश्चन जब सोल्व करवाता हूं तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि इस क्वेश्चन को और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, और यही सबसे बड़ा राज है सिलेक्शन का, रिजल्ट का। याद रखिएगा आपको इन्हीं चीजों पर कमांड करना है। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्लाइंट सीवियर चेस्ट पेन is typical of the other people experiencing myocardial infarction. The client is most likely, क्या कह दिया, most likely to tell the nurse that the discomfort radiate to which area. अब आपसे कह रहा है चेस्ट पेन जो रेडिएटेड होता है वो किस एरिया में रेडिएट होता है, क्या फ्लैंक की साइड में होगा, ग्रोइन में होगा, एब्डोमेन या शोल्डर। तो याद रखिए, जवाब दीजिएगा फटाफट से आप लोग, पहले आंसर प्लीज। चेस्ट पेन इज रेडिएटेड इन केस ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की तरफ रेडिएट होता है। आइए जानते हैं। तो जस्ट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज मोस्ट लाइकली टू डिस्क्राइब द पेन एज बीइंग द सबस्टर्नल और रेडिएटिंग टू द शोल्डर, आर्म, टीथ, जो, थ्रोट।
तो जिसको मायोकार्डियल पेन हो रहा है वो क्या डिस्क्राइब करता है, पेन के बारे में कैसे एक्सप्लेन करता है, वो अपने को ये कहता है फ्रेंड्स कि भाई मुझे सर पेन हो रहा है रेट्रोस्टर्नल या चेस्ट या सब स्टर्नल, स्टर्नम के जस्ट पीछे, वो ऐसा बोलेगा। फिर कहेगा कि धीरे 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 ये पेन शोल्डर की तरफ, जो की तरफ, नेक की तरफ और आर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा वो बोलता है। देन अदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एमआई, एमआई के केस में और क्या क्या होता है, तो टैकीकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अरिथमिया, कोल्ड एंड मोटल्ड स्किन, देन टैकिपनिया, डिस्निया, एंजाइटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट और राइज इन द कार्डियक एंजाइम्स। Women may experience the similar symptom but may have also the breast pain, pain in the upper back between the scapula or extreme fatigue. Older adults and diabetic client may also present with the atypical sign and symptoms. याद रखिएगा ये क्वेश्चन को मैं जितने स्टार दूं उतने कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा देगा। केवल यदि अगर आपसे यह बोला गया कि चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन रेडिएटिंग होता है और यह सब स्टर्नल होता है और या रेट्रोस्टर्नल होता है, और आर्म शोल्डर जो थ्रोट की तरफ रेडिएट होता है। कहा जाए दूसरे और क्या साइन सिम्टम होते हैं एमआई के पेशेंट को, तो टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, डिस्निया, एंजाइटी, इंक्रीज बीपी, अरिथमिया, कोल्ड एंड मोटल्ड स्किन, एलिवेटेड टेम्परेचर और डब्ल्यूबीसी। टेम्परेचर और डब्ल्यूबीसी इसलिए बढ़ा है क्योंकि सेल में इंजरी हो गई है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो सेल्स मायोकार्डियम के डैमेज हुए ना, उस वजह से टेम्परेचर और डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है। अब कहा जाए, और कार्डियक एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। अब कहा जाए कि अगर लेडी से फीमेल है यानी कि विमेन है तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम भी एमआई के होंगे। वो एक्स्ट्रा सिम्टम क्या क्या होंगे, वो फीमेल कहेगी ब्रेस्ट पेन हो रहा है, और पेन हो रहा है कहां पर, अपर बैक एरिया के अंदर। अपर बैक में जो पेन हो रहा है वो दोनों स्कैपुला के बिटवीन होगा। कहां पर, दोनों स्कैपुला के बिटवीन होगा दोस्तों। तो दोनों स्कैपुला के बिटवीन भी पेन होता है किसको, फीमेल को। ब्रेस्ट में भी पेन होता है फीमेल को। यदि पेशेंट अगर, और एक्सट्रीम फटीग हो जाता है फीमेल को। और अगर पेशेंट डायबिटिक है, याद रखना, अगर डायबिटिक है, अडल्ट है और डायबिटिक है, तो फिर उसके अंदर कुछ और भी अटिपिकल, जो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ एक्स्ट्रा ही सिम्टम्स और भी हो सकते हैं इनके अलावा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोटल्ड स्किन का मतलब होता है दोस्तों स्किन के ऊपर मॉटलिंग होना। इसका हिंदी में क्या बताऊं, नेट पे सर्च मार लेना। मोटल्ड स्किन एडिमेटस स्किन की वजह से होती है। तो जस्ट याद रखना, कोल्ड एंड मोटल्ड स्किन, अंडरस्टैंड, धारियां बन जाना, कुछ ऐसा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। तो आपसे तीनों केसेस के अंदर अगर क्लाइंट्स पूछ लिया कि डायबिटिक पेशेंट है या फिर वेमेन है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आइडेंटिफाई करो। तो आप देखो इस क्वेश्चन को मैं किस लैंग्वेज में बना सकता हूं। यदि अगर मैं क्वेश्चन कह दूं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर से, और ये कह दूं अ पेशेंट, अ 60 ईयर ओल्ड वुमेन विद एमआई। अब आपसे बोलूंगा आइडेंटिफाई द क्लिनिकल फीचर्स। तो देखो आइडेंटिफाई द क्लिनिकल फीचर्स, तो पहला मेरा होगा चेस्ट पेन। ये तो सब लोग समझ जाएंगे, चेस्ट पेन का आंसर तो हर कोई दे देगा। लेकिन यदि अगर मेरा आंसर, और फिर और ऑप्शंस दूंगा मैं, टैकीकार्डिया, बीपी बढ़ जाना, अरिथमिया, ये सब नॉर्मल दूंगा, ये सब आंसर दे देंगे। अब मैं दूंगा ब्रेस्ट पेन और मैं दूंगा पेन इन द अपर बैक। तो आपका ध्यान यहां नहीं जाएगा, ब्रेस्ट पेन और पेन इन द अपर बैक। ये आप सोचोगे कि एमआई में ऐसा तो होता ही नहीं है यार, तो आप हो सकता है क्वेश्चन को गलत कर दें। तो याद रखना दोस्तों, एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस के लेवल को बनाता है। वैसे एग्जामिनर जितना मैं सोचता हूं ना, उतना शायद ही सोचता होगा, क्योंकि इतना ध्यान से पेपर तो वो भी नहीं बनाता है। लेकिन मैं जिस लेवल से आपको सोचना सिखा रहा हूं ना, ये बहुत सफिशियंट है। कोई माइका लाल नहीं बना इस दुनिया के अंदर जो पेपर बना देगा, यानी जो क्वेश्चंस बना देगा। याद रखना दोस्तों, वो बात अलग है कि वो क्वेश्चंस जो बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आता है जो हम नहीं पढ़ाते आपको।
लेकिन वो बात अलग है, आप कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपके माइंड से स्लिप हो जाती है, मिस हो जाती है, आप इस लेवल से नहीं पढ़ाई कर पाते हो जो हम सिखाते हैं, तो आप भूल जाते हो और फिर उस एग्जाम में आपको याद नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो विच डिस्क्रिप्शन ऑफ चेस्ट पेन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग myocardial infarction? The pain comes and goes, the pain comes on slowly, the pain is tingling in the nature, the pain has remained continuous. तो याद रखना MI का जो पेन होता है वो कंटिन्यूसली होता है, आता जाता नहीं है, ठीक है ना। अनलाइक द एंजाइना पेक्टोरिस इन विच द पेन इज रिलीव्ड इन द रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, the pain caused by the acute myocardial infarction is continuous and is unrelieved by the rest, sublingual nitroglycerin or other oral nitrate drugs. Many clients describe the pain associated with MI as squeezing, suffocating और crushing type का पेन. The pain comes on suddenly and usually is no tingling in the nature. तो याद रखना दोस्तों, MI का जो पेन होता है वो पेन किस तरह का होता है। तो अगर एंजाइना का पेन है तो ये तो रिलीव हो जाता है किससे, नाइट्रोग्लिसरीन से कुछ ही टाइम में। लेकिन जो एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन होता है, पहली बात ये कंटिन्यूस पेन होता है और ये अनरिलीव्ड होता है, ठीक नहीं होगा, चाहे नाइट्रोग्लिसरीन आप यूज कर लो, रेस्ट कर लो, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन या ओरल नाइट्रेट ड्रग दे दो आप, तब भी रिलीव नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस पेन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस पेन को डिस्क्राइब करते हैं स्क्वीजिंग टाइप से, सफोकेटिंग टाइप से। वो ये कहते हैं स्क्वीजिंग हो रहा, सफोकेटिंग हो रहा, क्रशिंग हो रहा है। तो कई बार एग्जामिनर अगर आपसे कह दे कि हाउ द पेन इन MI, द क्लाइंट डिस्क्राइब द पेन इन MI, आपसे कह दिया जाए, अगर छोटा सा क्वेश्चन यहां से पुटअप कर लूं मैं कि जस्ट द क्लाइंट विद MI डिस्क्राइब द पेन, तो MI में क्लाइंट पेन को कैसे डिस्क्राइब करता है, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग का मतलब ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। देन सफोकेटिंग, सफोकेटिंग तो आप जानते ही हो, हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता इनके क्या होते हैं। क्रशिंग, क्रशिंग मतलब क्रश हो रहा हो, टूट रहा हो, इस तरह का पेन होता है दोस्तों। और ये पेन जो होता है बहुत डेंजरस पेन होता है, अनरिलीव्ड पेन होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये भी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और एग्जाम को मजबूत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। इफ द क्लाइंट पेन इज ड्यू टू द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विच प्रिस्क्राइब मेडिकेशन वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। अब आप कह रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी, याद रखना द आंसर दीजिएगा आप। द नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन, NSDs, अ नॉन सैलिसाइलेट सच एज एसिटामिनोफेन, अ सैलिसाइलेट एस्प्रिन, एन ओपोइड सच एज द मोर्फिन सल्फेट। ये आप सब जानते हैं कि मोर्फिन सल्फेट ओपोइड इज वेरी हेल्पफुल to relieve the pain in case of the MI. Understand ना? तो अब पढ़ता हूं रैशनल। एन ओपोइड एनाल्जेसिक सच इज द मोर्फिन सल्फेट usually required to relieve the severe pain associated with the myocardial infarction, because the pain is so severe and triggers fear of dying, और मौत का डर पेशेंट को होता है। द हार्ट इज टेकीकार्डिक, टेकीकार्डिया इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, टेकीकार्डिक हो रहा, टेकीकार्डिया से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और प्लेसेस द एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द डाइंग टिश्यू, और इसलिए मोर्फिन सल्फेट डिक्रीज द पेन एंड रिलीव द एंजाइटी और थस स्लोविंग द हार्ट रेट, और हार्ट रेट को भी स्लो करता है। तो NSD नॉन सैलिसाइलेट, सैलिसाइलेट एनाल्जेसिक आर जनरली प्रेस्क्राइब फॉर द माइनर पेन दैट इज नॉट कार्डियक इन द ओरिजिन। तो याद रखना दोस्तों, जब कभी भी पेशेंट को अपन कहते हैं MI का अटैक आता है तो पेशेंट बहुत घबरा जाता है और घबराने से उसकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है और डाइफोरेटिक हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो जाती है। अब यदि अगर किसी को टैकीकार्डिया हो रहा है तो पेशेंट को हार्ट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और यदि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता और बढ़ गई तो फिर क्या होगा, सेल्स की डेथ और ज्यादा स्पीड से होगी। तो हमें एक ऐसा ड्रग देना है जो पेशेंट की एंजाइटी को भी रिलीव कर दे और हार्ट रेट को भी रिड्यूस कर दे। तो फिर अपन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ड्रग कौन सी यूज करते हैं, मॉर्फिन सल्फेट,
जो टोटल पेशेंट को काम कर देती है, कूल एंड काम कर देती है, बिल्कुल उसको शांत कर देती है, जिससे उसको रेस्टिंग भी फील होता है, उसकी हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाती है और उसकी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है, और ये ओपोइड भी है इसलिए पेन भी रिलीव करता है। तो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द एमआई इज द मोर्फिन सल्फेट। ठीक है दोस्तों, इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर बार एग्जाम्स के अंदर आता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, द क्लाइंट स्पाउस टेल द नर्स, द क्लाइंट स्पाउस टेल द नर्स दैट मेडिकल अटेंशन फॉर चेस्ट पेन वॉज डिलेड। Medical attention for chest pain was delayed because the client through the discomfort was due to the strained muscle from doing yard work। तो याद रखिए कंडीशन ने क्या कहा, एक सेकेंड, हाँ बेटा चलो देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास आया है, क्या कह रहा है, कंडीशन सुनना ध्यान से। द क्लाइंट स्पाउस टेल द नर्स, तो क्या कहा, क्लाइंट की स्पाउस ने आकर के नर्स को क्या बोला, नर्सिंग ऑफिसर को, आपकी पोस्टिंग थी उस हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको आकर के क्या बोला स्पाउस ने, द मेडिकल अटेंशन फॉर चेस्ट पेन वॉज डिलेड, मेडिकल अटेंशन फॉर चेस्ट पेन वॉज डिलेड बिकॉज द क्लाइंट thought the discomfort was due to strained muscle from doing yard work। तो क्या कह रहा है स्पाउस, क्या कह रहा है कि भाई मेडिकल अटेंशन इस पे नहीं दिया गया है चेस्ट पेन के ऊपर, तो टेल द नर्स दैट मेडिकल अटेंशन चेस्ट पेन वाज डिलेड, नहीं दिया गया है, लेट हो गए, क्यों, क्योंकि पहले पेशेंट क्या कह रहा था, पेशेंट ये कह रहा था कि ये जो चेस्ट में पेन हो रहा है, ये पेन मेरे को किस वजह से हो रहा है, मसल्स में स्ट्रेन आ जाने की वजह से हो रहा है, वो जो वर्क कर रहा था यार्ड के अंदर, उस वर्क की वजह से मसल्स में स्ट्रेन आ गया होगा और इसलिए मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, ऐसा पेशेंट बोल रहा था, और इसलिए हमने मेडिकल अटेंशन इसको लेट कर दिया, हमने मेडिकल केयर लेने में देरी कर दी, तो ऐसा आकर के पेशेंट के स्पाउस ने आपको बोला है। ठीक है ना, और अब क्या है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट, अब नर्स आप हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो आप समझ गए दैट द क्लाइंट हेजिटेशन, तो कि आप समझ गए कि पेशेंट को क्या हो रहा था, हेजिटेशन हो रहा था इन गोइंग टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने में, इज एग्जाम्पल ऑफ विच कोपिंग मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत क्लियरली मैंने आप सबको समझा दिया है, तो आप क्या समझ गए, जैसे ही उसके स्पाउस ने आकर आपको ये बात बताई, आप समझ गए कि पेशेंट को हॉस्पिटल आने में हेजिटेशन हो रहा था। अब आपको ये बताना है कि बताओ ये हेजिटेशन जो होता है हॉस्पिटल आने से, ये कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म है। ठीक है ना, क्या ये रिग्रेशन है, क्या ये प्रोजेक्शन है, क्या ये डिनाइल है, क्या ये अनडूइंग है। तो याद रखना, डिनाइल एकमात्र ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल द एंजाइटी, जो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। अगर क्वेश्चन यहां से पूछ लूं विच कोपिंग मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल द एंजाइटी, तो आंसर डिनाइल होगा। एंड फियर, डिनाइल डाइवर्ट्स द अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, ये एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है दैट डाइवर्ट्स द अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। द क्लाइंट रिफ्यूज टू बिलीव दैट एन इवेंट सच इज, जैसे कि हार्ट अटैक, इज रियली हैपनिंग, जो सच में हुआ है, लेकिन पेशेंट इज रिफ्यूज टू बिलीव एन इवेंट सच इज हार्ट अटैक। रिग्रेशन अकर्स, दूसरा देखिए, रिग्रेशन अकर्स व्हेन अ क्लाइंट रिसोर्ट टू पैटर्न ऑफ द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्लियर स्टेज। प्रोजेक्शन इन्वॉल्व द blaming a negative situation on someone or something else. Undoing often takes on the form of offering a verbal apology or gift to make up for the unacceptable behavior। जैसे कि
4 डिफेंस मैकेनिज्म यहां पर कहे गए दोस्तों। रिग्रेशन क्या होता है? अकर्स व्हेन अ क्लाइंट रिसोर्ट टू अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्लियर एज। तो याद रखना दोस्तों, 4 डिफेंस मैकेनिज्म्स आपको मैं डिस्कस करूंगा। अब डिनाइल का क्वेश्चन यदि मुझे एग्जाम में पूछना हो तो मैं कैसे कैसे डिनाइल का क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मैं डायरेक्टली आपसे यह कह सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपिंग मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल एंजाइटी एंड फियर। तो आंसर क्या आएगा? डिनाइल। या मैं कहूं कि इन विच टाइप ऑफ द डिफेंस या कॉपिंग मैकेनिज्म वी डाइवर्स द अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। तो जस्ट डाइवर्जन ऑफ द अवेयरनेस ऑफ रियलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भी आंसर क्या आएगा? डिनाइल। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं थर्ड किस टाइप से पूछूंगा? रिफ्यूज टू बिलीव दैट एन इवेंट सच इज हार्ट अटैक। तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? डिनाइल। या फिर मैंने जो अभी पूछा है, नर्स अंडरस्टैंड दैट क्लाइंट हेजिटेशन इन गोइंग टू द हॉस्पिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? डिनाइल। तो उम्मीद करता हूं, जरूरी नहीं है कि जैसा बोर्ड पे लिख रहा है वैसा ही एग्जाम में आए। एग्जामिनर अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका मुझसे भी ज्यादा है और बहुत अच्छा लेवल रखता है तो वह इस क्वेश्चन को 4 तरह से पूछ सकता है। जवाब एक ही आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सेकंड होता है दोस्तों रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है अर्लियर स्टेज का बिहेवियर करना, यानी कि सिंपली यू अंडरस्टैंड दैट then client resort to a pattern of behavior characteristic of an earlier age। अपनी एज की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर ना करके कम मैच्योरिटी वाला बिहेवियर जब कोई भी करता है तो वो रिग्रेशन होता है। याद रखना, प्रोजेक्शन होता है दोस्तों अपनी गलती को किसी और के ऊपर ब्लेम करना, राइट। यानी कि जैसे ज्यादातर सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्शन ही काम में लेते हैं। याद रखना, कैसे कि पढ़ाई खुद नहीं करते हैं और सारा ब्लेम या तो कोचिंग को जाएगा या फिर जाएगा पढ़ाने वाले मास्टर जी को। तो मास्टर जी को ही पूरा ब्लेम जाएगा, कोचिंग को ही पूरा ब्लेम जाएगा और पढ़ाई खुद नहीं करते हैं। सिलेक्शन खुद की वजह से नहीं होता है, वरना कोचिंग ने, मास्टर जी ने तो बहुत मेहनत करी थी। तो सबसे ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन का यूज कौन करते हैं? स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ भी किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रोजेक्शन, दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। नेक्स्ट होता है अनडूइंग। अनडूइंग क्या होता है दोस्तों? आप घर से निकले, आप घर से निकलते समय आपका झगड़ा हो गया, अपनी पत्नी से कहा सुनी हो गई और कहा सुनी होते ही और आप उसको डांट करके ऑफिस चले गए, स्टूडियो आ गए पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब स्टूडियो से पढ़ा के आप वापस से गए तो सोचा यार अब जाएंगे तो अब तो लंच भी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो दुखी हो रही होगी, तो पता नहीं खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। तो अब आपने क्या सोचा कि ऐसा करता हूँ, उसकी फेवरेट मिठाई और एक गुलाब का फूल बालों में लगाने के लिए लेके चलता हूँ। तो आपने साइड में ही कार रोकी और कार रोक करके आपने एक तो उसकी फेवरेट मिठाई ले ली और दूसरा उसका लिए एक आपने बढ़िया सा गुलाब का फूल ले लिया और जाते ही सबसे पहले आपने उसको वो मिठाई खिला करके गुलाब का फूल हाथ में रख दिया। तो आपने क्या करा? ये आपने सुबह जो डांट रखी थी, डांट उसको लगाई थी, उसको रिवर्स किया है। किसके द्वारा? कुछ उसको रिश्वत दे करके। तो रिश्वत दे करके और पुराने बिहेवियर को रिप्लेस करना क्या कहलाता? अनडूइंग। यानी की गई गलती को वापस से ठीक करना अनडूइंग कहलाता है दोस्तों। तो ऑफन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ द ऑफरिंग अ वर्बल अपॉलॉजी और या फिर गिफ्ट टू मेकअप फॉर द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को गिफ्ट के द्वारा या क्षमा मांग करके अपोलाइज करना अनडूइंग कहलाता है। तो ये 4 डिफेंस मैकेनिज्म्स यहाँ पर आप सबको बात समझ में आ गया होगा। साइकेट्रिक का कह दें चाहे इस टॉपिक को आप, या एमएसएन का कह दें, लेकिन ये यहाँ पर मैंने आप सबको क्लैरिफाई कर दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर पेशेंट कौन सा डिफेंस यूज कर रहा था? डिनाइल यूज कर रहा था, अनएक्सेप्ट कर रहा था।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे भाई बोलो, बात समझ गए क्या आप? अरे भाई बोलिएगा, बात समझ गए क्या? क्लियर है? अपने क्वेश्चंस याद रखना, अपने क्वेश्चंस अगर आप नर्सिंग के फील्ड में पूछ लोगे ना तो पसीना आ जाएगा लोगों को। अपने क्वेश्चंस बनाना और फिर पूछना आप। अगर आपको अपने लेवल, अपने साथी से कुछ पूछना है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछना। डिनाइल का ऐसे ऐसे पूछना, फिर डिनाइल को ऐसे ऐसे 4 तरह से और पूछना, फिर मजा आएगा कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है। राइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन करता हूं। विच रिस्क फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू हैव प्रीडिस्पोज टू द क्लाइंट, प्रीडिस्पोज, which risk factor least likely to have predisposed to the client to having a myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए लीस्ट लाइकली प्रीडिस्पोज फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी आपको सोल्व करवा दिया था। ड्रिंकिंग एन ओकेजनल कॉकटेल, ये ना तो एमआई के लिए कुछ करेगा और ना सीएडी के लिए। तो मैंने सीएडी वाले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था, ये यहाँ पर दोबारा ऐड हुआ है, इसलिए इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी ये हो चुका है प्रीवियस क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी एलिवेटेड इफ द क्लाइंट हैड द मायोकार्डियल इन्फाक्शन? यदि मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट है तो कौन सा एंजाइम का लेवल बढ़ता है? आइसो एंजाइम और ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सोडियम पोटेशियम का नहीं बढ़ता है। रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट का कुछ नहीं होगा। प्लाज्मियोजन लैक्टिक एसिड नहीं होगा। तो आइसो एंजाइम और ट्रोपोनिन का लेवल एलिवेट होता है। याद रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो ये मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था एमआई, तो बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उस लेक्चर को एक बार आप वापस देखोगे तो एंजाइम्स वगैरह के लेवल वहां पर आपको सारे समझ में आ जाएंगे। When the client is startled by an alarm caused by the loose lead, what is the best approach for the nurse to take to relieve the client's anxiety? अब क्या कह रहे हैं आप कि startled by an alarm, यहाँ पर अलार्म शुरू हो गया है, caused by the loose leads, लीड्स लूज लगा रखी है इसलिए। अब आपसे कहा बेस्ट अप्रोच बताइएगा फॉर द नर्स टू टेक टू रिलीव द क्लाइंट्स एंजाइटी। तो क्लाइंट्स एंजाइटी को रिलीव करने के लिए बेस्ट अप्रोच आपसे पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब द करंट हार्ट रिदम, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द अलार्म साउंडेड, गिव द क्लाइंट अ प्रेस्क्राइब ट्रैंक्विलाइजर, अलाउ द क्लाइंट टू लुक एट अ ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट पैटर्न। सबसे बेटर क्या होगा दोस्तों, आप उसको ये एक्सप्लेन कर दो कि क्यों अलार्म बज रहा है, क्या कारण है। ठीक है ना? तो याद रखना, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द मोस्ट पीपल इज अ यूनिक एक्सपीरियंस और देयरफॉर प्रोवाइडिंग द क्लाइंट who is very unfamiliar environment with information about the hospital equipments, clinical procedures or agency routines helps to relieve the anxiety। अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के बारे में हल्का हल्का सा जानकारी दे देते हो, क्लिनिकल प्रोसीजर्स के बारे में समझा देते हो और एजेंसी रूटीन्स यानी कि आपके हॉस्पिटल का क्या रूटीन रहेगा इस बारे में समझा देते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल इंटरवेंशंस होते हैं दोस्तों पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। क्योंकि क्लाइंट्स के लिए हॉस्पिटल एक वेरी अनफेमिलियर एनवायरनमेंट होता है। क्लियर है? ये ए वाला आंसर किसने दे रखा है भाई? ए आंसर गलत दे रखा था आपने। All explanation are given in the simple and understanding terms. Once informed, client have a basis for the interpreting the reality of their experiences. A client is unlikely to understand the description of heart rhythm or interpret the pattern on the rhythm strip. Administering a tranquilizer at this time will not help to prevent a similar reaction in the future. तो याद रखिए, बेटर इंटरवेंशन इज टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द अलार्म साउंडेड। क्यों बज रहा है तो आप कह देंगे सर इट इज ड्यू टू द लूज लीड्स। अंडरस्टैंड? तो आपका बेस्ट एक्शन आपसे यही कहा,
कि लीड्स वगैरह लूज थी कार्डियक मॉनिटर की, इसलिए क्या हो गया है, अलार्म बजने लगा। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए बेस्ट अप्रोच क्या होगा पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। तो यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द अलार्म साउंडेड। क्लियर है? अरे भाई बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LPN correctly explain to the client and the spouse that streptokinase, क्वेश्चन स्ट्रेप्टोकाइनेस का है इसलिए 2 स्टार दूंगा मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज बीइंग गिवन टू अचीव विच इफेक्ट, इज बीइंग गिवन टू अचीव, इज बीइंग गिवन टू अचीव विच इफेक्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्यों दिया जाता है? तो हम तो जानते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो क्या करता है, ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लोट्स को डिसॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। तो हमने आपको ये कार्डियक अरिथमियास के अंदर भी जब क्वेश्चन कराए थे आपको मैनेजमेंट वाले, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, वहाँ भी बताया था, थ्योरी में भी पढ़ाया, फिर आपको कार्डियक फार्मेकोलॉजी रिव्यू वाले लेक्चर में भी पढ़ाया और आज फिर पढ़ा रहा हूँ। इससे एक ही क्लास के अंदर मैं एक एक बात को कम से कम 10-10 बार रिवाइज करवाता हूँ, ये भी बहुत बड़ी खास बात है। तो याद रखना, इन केस ऑफ MI a clot has occlude one or more coronary arteries causing the heart muscle to be deprived of the oxygen or permanently damaged. It is imperative to restore the oxygenation to the myocardium, dissolve the clot. Streptokinase, a thrombolytic enzyme, is most therapeutic if used within 6 hours. तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है, पहली बात कि 6 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज़ किया जाएगा, तब जाके इसका बेस्ट इफेक्ट अपने को, रिजल्ट अपने को मिलेगा। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ MI सिम्टम, इट इज़ यूज टू डिजोल्व द डीप वेन और आर्ट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलाई, इट इज़ यूज टू डिजोल्व द डीप वेन और आर्ट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलाई। और दिस एंड अदर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे कि यूरोकाइनेस और एनाइस्ट्रिप्लेस, एल्टीप्लेस एंड टिश्यू प्लाज्मिन एंटी एक्टिवेटर यानी कि TPA, और एक्टिवेट द प्लाज्मिनोजन और कन्वर्ट इट टू द प्लाज्मिन। प्लाज्मिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द फाइब्रिन ऑफ अ क्लोट, यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था मैंने, तो उस समय क्या पढ़ाया था दोस्तों कि प्लाज्मिन जो होता है, ये प्लाज्मिन क्या करता है, फाइब्रिन, जो फाइनल स्टेज आया था ब्लड क्लोटिंग का, वो क्या आया था, फाइब्रिनोजन से क्या बन गया था, फाइब्रिन बन गया था, और इस फाइब्रिन ने क्या बना दिया था, मेश वर्क बना दिया था, इसी को अपन ने क्लोट बोला था। तो अब अपन ये कह रहे हैं कि जो प्लाज्मिन होता है एक सेकेंड, ये प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन फाइब्रिन मैशवर्क को ब्रेक कर देगा, जिससे क्लोट ब्रेक हो जाएगा। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स डू नॉट स्लो द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को स्लो नहीं करते हैं, और इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्शन, और इम्प्रूव द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और लोअर द ब्लड प्रेशर। तो याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। थ्रोम्बोलाइटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट हु हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, रिसेंट ट्रॉमा, चाइल्ड बर्थ और सर्जरी। याद रखना, एक नया क्वेश्चन यहाँ से आप याद करिएगा कि कौन से केसेस में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो जिनको ब्लीडिंग का कोई हिस्ट्री है, या फिर स्ट्रोक जिनको है, या रिसेंटली किसी को ट्रॉमा हुआ है, और या फिर चाइल्ड बर्थ हुआ है, या सर्जरी हुआ है, तो याद रखिएगा ऐसे पेशेंट्स को हम थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल ना। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों, यस या नो, जवाब दो यार, बोलो फटाफट, बात समझ गए क्या, यस या नो, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
व्हेन अ क्लाइंट रिसीव स्ट्रेप्टोकाइनेस द नर्स मस्ट मॉनिटर फॉर विच एडवर्स इफेक्ट। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का एडवर्स इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट तो होगा ही सही, साथ के साथ 2 स्टार भी इसको सम्मान में मिलेंगे। तो याद रखना इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत सिंपल है, ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग। ना तो ये हाइपरटेंशन करेगा, ना हाइपोथर्मिया, ना टेकिपनिया, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, केवल ब्लीडिंग इसकी वजह से हो जाती है। इसलिए ब्लीडिंग वाले क्लाइंट्स को, स्ट्रोक वालों को, सर्जरी वालों को, या रिसेंट ट्रॉमा को, या चाइल्ड बर्थ वाले पेशेंट्स को अपन स्ट्रेप्टोकाइनेस नहीं देंगे। तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग थेरेपी। ब्लड लॉस में बी इंटरनल इन्वॉल्विंग द GI ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, और may रिजल्ट इन द ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन, और ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्ट क्लाइंट हु रिसीव स्ट्रेप्टोकाइनेस आर प्लेस इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU के अंदर ही रखा जाता है, फॉर अ पीरियड ऑफ वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन। ब्लीडिंग में ऑल्सो बी एक्सटर्नल और सुपरफिशियल, मैनिफेस्टेड एज ओजिंग फ्रॉम वेनी पंचर और इंजेक्शन साइट्स, नोज ब्लीड्स और स्किन ब्रूशिंग। याद रखना ब्लीडिंग ज़्यादातर जो अभी तक हमने ऑब्जर्व करी है, वो कैसे ऑब्जर्व किया है, कैसे पता चला है, तो ज़्यादातर क्या होता है, ओजिंग फ्रॉम वेनी पंचर, जहाँ पर कहीं वेनी पंचर हो रहा है वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, या फिर इंजेक्शन साइट पे से ब्लीड आना शुरू हो जाता है, या नोज ब्लीड हो जाता है, और या फिर स्किन पर ब्रूशिंग हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर डीप में गया या लेवल पे गया तो क्या प्रश्न बन सकता है, सिंपल रहा तो फिर आपसे केवल स्ट्रेप्टोकाइनेस का एडवर्स इफेक्ट पूछेंगे आपसे, ठीक है, और आप सीधा सीधा सा जवाब दे दोगे ब्लीडिंग। यदि मैं कहूं आपसे कि ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लीडिंग अकर्स, ऐसा कह दिया आपसे कि ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकाइनेस एज अ एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग में अकर्स, देन आपसे अब आगे की लैंग्वेज के क्या बोलेंगे, हाउ यू कैन मैनिफेस्टेड दिस एडवर्स इफेक्ट। तो आप कह देंगे सर या तो ओजिंग होगा वेनी पंचर से, या इंजेक्शन साइट से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, या फिर नोज ब्लीड होगा, या स्किन पर ब्रूशिंग होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे ब्लीडिंग के अलावा, तो मैं ये कर सकता हूं स्ट्रेप्टोकाइनेस के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अदर साइड इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व कर लूंगा, या फिर एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या फिर इसी से मैं सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन बना सकता हूं। तो आइए समझते हैं अदर साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे दोस्तों। हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक डिसरिथमियास। हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया और टेकिपनिया आर नॉट रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो याद रखिए हाइपो, नोजिया, वॉमिटिंग और कार्डियक अरिथमियास। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन आप सबका? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। विच ड्रग शुड द नर्स हैव इन हैंड, हाथ में होना चाहिए ये दवा, इन केस द क्लाइंट डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन विद द स्ट्रेप्टोकाइनेस। यदि किसी को स्ट्रेप्टोकाइनेस से एलर्जी हो जाए तो आपके पास कौन सी मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए? तो याद रखना विटामिन के तो किसका एंटीडोट है? वारफेरिन का। हिपेरिन कोई ज़रूरी नहीं है, हिपेरिन तो एंटीकोगुलेंट है। और डाइफेनहाइड्रामाइन, बेनाड्रिल और वारफेरिन, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि ये एक एंटीकोगुलेंट है, ये सबक्यूटेनियस या ओरल नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, और ये क्या है? इसका एंटीडोट है। तो बचा क्या? डाइफेनहाइड्रामाइन। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना द एंटीहिस्टामिन ड्रग, तो एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या करेगा? एंटीहिस्टामिन डाइफेनहाइड्रामाइन या बेनाड्रिल इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अ क्लाइंट डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन टू द स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज मेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे बना हुआ है दोस्तों? तो याद रखना जस्ट द स्ट्रेप्टोकाइनेस इज मेड बाय द नॉन ह्यूमन सोर्स और इज एंटीजेनिक। ये एक नॉन ह्यूमन सोर्स से बना हुआ ड्रग है और एंटीजेनिक है।
थस इट में प्रोवोक द एलर्जिक रिएक्शंस, और इसलिए इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादा संभावना होती है। तो डाइफेनहाइड्रामाइन इनहिबिट मोस्ट रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्मूथ मसल्स टू हिस्टामिन। अब क्या होता है दोस्तों, जो डाइफेनहाइड्रामाइन है वो हिस्टामिन का जो स्मूथ मसल्स के ऊपर असर होता है उसको रोकने में काफ़ी कारगर मेडिसिन है। तो याद रखना, द केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि ये हिस्टामिन जो है यही वो केमिकल है जो मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया है, इसलिए हम डाइफेनहाइड्रामाइन या बेनाड्रिल इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया क्या? अरे भाई बोलो, बात समझ गए? याद रखना, विटामिन के में बी गिवन एज द एंटीडोट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल are beyond to therapeutic range, as in case of the anticoagulants such as warfarin. Both heparin or warfarin are administered to prevent the further blood clots from developing. Yes या no? अरे भाई बोलिएगा। क्लियर हो गई बात? कंप्लीट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which symptom would the nurse expect to observe if the client having an allergic reaction streptokinase? यदि स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से एलर्जी हो जाए दोस्तों, तो पेशेंट को कौन सा एलर्जिक रिएक्शन होता है? क्या आर्टिकेरिया होगा, क्या डिसूरिया होगा, हिमोप्टाइसिस होगा या डिस्पेप्सिया होगा? तो आर्टिकेरिया इज अ टर्म फॉर द हाइव्स। हाइव्स होते हैं रैशेस, क्लियर है? एंड hives, welt or rashes are commonly manifested of an allergic reaction to the streptokinase. तो बॉडी के ऊपर अलग अलग वैरायटी के ही रैशेस हैं दोस्तों इचिंग के साथ, तो उनको हाइव्स कहते हैं, वेल्ट्स कहते हैं। आप नेट पे सर्च मार लेना, इनके फोटो आपको दिख जाएंगे, हाइव्स कैसे होते हैं, वेल्ट कैसे होते हैं और रैशेस कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइव्स, रेशेस एंड वेल्ट्स दे आर द adverse effect characteristic features of the allergic reaction in case of the streptokinase, और इसे कहते हैं अर्टिकेरिया। क्या कहा जाता है? अर्टिकेरिया। तो कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू स्ट्रेप्टोकाइनेस। इन एडिशन द नर्स ऑब्जर्व डिफिकल्ट ब्रीदिंग, wheezing और hypotension. Dysuria describe the painful urination. Hemoptysis refers to coughing up the bloody sputum. Dyspepsia is the another word for the indigestion. Dysuria, hemoptysis and dyspepsia are not considered allergic reaction to the streptokinase. याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? अर्टिकेरिया इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो अर्टिकेरिया एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो किसे कहते हैं? तो हाइव्स, वेल्ट और रैसेस का बॉडी पर होना, दिस इज कॉल्ड अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम क्या होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस से? अर्टिकेरिया। और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए डाइफेनहाइड्रामाइन या बेनाड्रिल यूज करते हैं। क्लियर हो गया है? जबकि डिसूरिया डिफिकल्ट यूरिनेशन, डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन है, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? हिमोप्टाइसिस, ब्लडी कफिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लाइंट से टू द इंटेंसिव केयर नर्स, बीइंग हियर स्केयर्स मी, आई ऑलमोस्ट डाई। पेशेंट क्या कह रहा है? देखो, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, अलग अलग काफ़ी अच्छी बातें पेशेंट्स बोलते हैं। अभी आपका जो पेशेंट है वो आपसे क्या बोल रहा है कि साहब मैं तो क्या है कि ना, मुझे यहाँ पर रहने से बहुत, आईसीयू में पेशेंट है ना, और क्या बोल रहा है? बीइंग हियर स्केयर्स, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पर रुकना बहुत डरावना एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत डर लगता है मुझे, और ये मान के चलो कि मैं पूरी तरह से मर चुका हूँ, ऑलमोस्ट डाई हो चुका हूँ। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ आप क्या रिप्लाई करोगे? क्या उसकी हाँ में हाँ मिला के आप भी गपशप करने लग जाओगे कि हाँ मैं भी पहले छोटी थी, या मैं भी पहले छोटा था जब बहुत आपकी तरह ही था, और मुझे भी इन चीज़ों से बहुत डर लगता है? अगर ऐसा करना शुरू कर दोगे ना तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा। आपको सही रेस्पॉन्स पहचानना है। व्हाट आर योर कंसर्न, वाई यू आर सो स्कैर्ड, योर डॉक्टर से यू आर डूइंग जस्ट फाइन, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग वेल।
आप क्या कहेंगे, व्हाट आर योर कंसर्न्स। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस encourage the client to elaborate, which may eventually relieve emotional tension. The best approach is to listen actively, पहले सुनिए, remain non judgmental, हंसे नहीं, जजमेंट नहीं करें, सही गलत में फर्क नहीं देखें, जो बोले सुने, अवॉइड ऑफरिंग द पर्सनल ओपिनियन, आपके पर्सनल ओपिनियन नहीं दे, ज़्यादा ज्ञान ना बांटे, ओके। आस्किंग अ क्लाइंट अ वाई क्वेश्चन इज यूजुअली नॉन थेरेप्यूटिक, पेशेंट से आप ऐसा भी नहीं पूछे वाई, कि ऐसा क्यों होता है आपको, बिकॉज द क्लाइंट में नॉट बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ व्हाट इज मोटिवेटिंग दीज फीलिंग्स और बिहेवियर। टेलिंग अ क्लाइंट दैट द physician believe the client is doing fine implies that the client fears are unfounded. A non-therapeutic response may cause the client to terminate the further discussion. अगर आप उसको नॉन थेरेप्यूटिक बातें करोगे तो और आगे का डिस्कशन वो आपसे नहीं करेगा। गिविंग एडवाइस एज इन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग वेल, आप इस पे ध्यान दो, सही हो जाओगे आप कुछ दिन के अंदर, ऐसा भी नहीं कहे। इज ऑल्सो नॉन थेरेप्यूटिक बिकॉज इट ब्लॉक द कंटिन्यूड कम्युनिकेशन अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपने उसको ऐसा कह दिया कि आप ठीक हो जाओगे, आप ज़्यादा बात ना करें, तो वो आपसे उसकी कमियां शेयर नहीं करेगा, नॉन थेरेप्यूटिक बातें वो आपसे नहीं बताएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बेस्ट क्या है आपसे, व्हाट आर योर कंसर्न्स, आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ये बातें आप उससे पूछो ऐसे, और उसको फ्री छोड़ दो। तो ये एक तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में सामने वाला पूरी तरह से फ्री होता है, चाहे जो बोल सकता है, चाहे जो आपसे डिस्कस कर सकता है। तो जो कुछ भी बोल रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है, नॉन जजमेंटल रहना है, यानी कि कैसा रहना है, नॉन जजमेंटल, यानी आपको सही गलत इन चीज़ों पर ज़्यादा भावुक नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। बात समझ गए क्वेश्चन में, तो कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एमआई, चलो रिकवर हो गया है पेशेंट, शुभ संकेत आ चुका है, ध्यान से देखो। क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट फॉर द कंटिन्यू रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। मेडिकल सर्जिकल यूनिट में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। द नर्सिंग टीम डेवलप अ केयर प्लान एंड एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द क्लाइंट रिकवरी, विच एक्सपेक्टेड आउटकम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपसे ये कह रहे हैं कि जस्ट द नर्सिंग टीम डेवलप अ केयर प्लान, आप मेडिकल सर्जिकल यूनिट में इसको ट्रांसफर कर दिया है, किसके बाद, एमआई के बाद। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि यू आर डेवलपिंग अ केयर प्लान और एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर द क्लाइंट्स रिकवरी, विच एक्सपेक्टेड आउटकम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्लाइंट विल नॉट गेन द वेट, देन द क्लाइंट एक्टिविटी tolerance will increase, the client will comply with the dietary restriction, the client will avoid any alcoholic beverage, the client will verbalize the fear and anxiety freely, the client will maintain pressure over the intravenous site। तो याद रखिएगा, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, अब मैं आपको सोल्व करवाता हूं, देखना। हार्ट फेलियर इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद हार्ट फेल होना काफ़ी कॉमन बात है। गैनिंग मोर देन 2 LB पर डे इज इंडिकेटिव ऑफ द हार्ट इंस्टेबिलिटी टू द पंपिंग फ्लूइड विच प्लेस द एडिशनल वर्क ऑन द हार्ट। तो पहली बात हमारे पास आया है वेट गेन, ठीक है ना, देयरफॉर नो एडिशनल वेट गेन इज द गोल, वेट गेन नहीं होना चाहिए वरना ये हार्ट फेल को इंडिकेट करता है। थ्रू आउट द रिकवरी और रिहेबिलिटेशन फेज द गोल ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज आर accomplished by the gradual increase condition, therefore increased tolerance to activity is an important outcome। इंक्रीज टॉलरेंस यानी हार्ट फेल के बाद धीरे धीरे पेशेंट जो होगा वो एक्टिविटी टॉलरेट करने लगेगा, और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है, क्योंकि पेशेंट को जब
हार्ट फेल हुआ था तो एक्टिविटी टॉलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको क्या हो रहा था, पेशेंट को हाइपॉक्सिया हुआ, इस्चीमिया हुआ, और इस वजह से वो एक्टिविटी करेगा तो चेस्ट पेन होगा। इसलिए अब बाद में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा। अ लो सोडियम डाइट डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम और देयर बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड टू द हार्ट, और लो फैट डाइट लीड्स टू वेट रिडक्शन विच ऑल्सो डिक्रीज द हार्ट वर्कलोड। तो याद रखना डाइटरी रेस्ट्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट बात रखिएगा, मैटर करेगा। तो लो सोडियम और दूसरा आपको लो फैट डाइट यूज करना है, तो अपने केयर प्लान में आपको ये भी इंक्लूड करना होगा। द क्लाइंट विद एन MI इज यूजुअली एंजियस for the various reasons. During the rehabilitation and just before the discharge, the client may experience increased anxiety related to the returning home, possible reoccurrence of MI, और necessary health और lifestyle changes। अब देखो, जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उस समय उसको क्या क्या टेंशन होती है। सबसे पहले उसको घर पे जाने की टेंशन, उसको पॉसिबली ये लग रहा है कि दोबारा अटैक ना आ जाए। नेसेसरी हेल्थ उसको मेंटेन करना है, इसकी टेंशन। लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन कर दिए आपने, उसकी चिंता उसको। कंसिक्वेंशियली बीइंग एबल टू वर्बलाइज द फियर और एंजाइटी फ्रीली इज एन अप्रोप्रिएट आउटकम। तो आपको क्या करना है, डिस्चार्ज से पहले उसको ये कहना है कि जस्ट बीइंग एबल टू वर्बलाइज द फियर और एंजाइटीज फ्रीली इज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ड्यूरिंग डिस्चार्ज। मेंटेन द प्रेशर ओवर द इंट्रावेनस साइट इज इंडिकेटेड but not during the recovery or rehabilitation phase. Other than a low sodium, low fat diet, there usually to no other dietary restriction or occasional alcohol beverages is allowed. क्लियर है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, और इसके अंदर आपको 1, 2, 3 और 5 ऑप्शंस आर द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कौन कौन से सही होंगे, 1, 2, 3 एंड 5th। क्लाइंट विल नॉट गेन द वेट, वेट गेन नहीं होना चाहिए MI के बाद। द क्लाइंट्स एक्टिविटी टॉलरेंस विल इंक्रीज, धीरे धीरे उसका एक्टिविटी टॉलरेंस बढ़ना चाहिए, ये हमारा आउटकम है, क्योंकि पहले वो एक्टिविटी टॉलरेट नहीं कर पाता था MI के टाइम। द क्लाइंट विल कंप्लाई विद द डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, इसको हमेशा इसके साथ जीना सीखना है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के साथ। और द क्लाइंट विल वर्बलाइज द फियर और एंजाइटीज फ्रीली ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ये 4 बातें आपको विशेषकर अपने नर्सिंग केयर प्लान के अंदर मेंटेन करना है। जब पेशेंट आपके पास आ गया है रिकवरी के लिए, कहाँ आ गया है, मेडिकल सर्जिकल यूनिट में, कंटिन्यू रिकवरी और रिहेबिलिटेशन फेज़ के दौरान आपको 4 बातें मेंटेन करवानी है पेशेंट से। क्लियर है दोस्तों? अरे भाई बोलो, समझ गए क्या? समझ गए या उड़ गया? उड़ गया या समझ के? क्लियर? चलिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिस्चार्ज द फिजिशियन रिक्वेस्ट दैट द क्लाइंट रिसीव डाइटरी इंस्ट्रक्शन अबाउट द कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड लो फैट लो सोडियम डाइट एज वेल इंस्ट्रक्शन अबाउट द नेसेसरी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस। तो याद रखना यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जस्ट द डिस्चार्ज, बिफोर डिस्चार्ज द फिजिशियन रिक्वेस्ट दैट द क्लाइंट रिसीव अ डाइटरी इंस्ट्रक्शन, डाइटरी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए आप उससे सजेस्ट कर रहे हैं अबाउट अ कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड लो फैट लो सोडियम डाइट एज वेल एज इंस्ट्रक्शन अबाउट नेसेसरी एक्टिविटी, अवॉइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द बेस्ट एविडेंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द नर्स डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। अब कौन सी बात इसमें से पेशेंट कह रहा है, कौन सी बात इसमें से पेशेंट को बोल रहा है कि आप ये समझ जाओगे कि इसको समझ में आ गया है डाइट एजुकेशन रिकवरी के दौरान। तो याद रखना इसमें पेपरोनी पिज्ज़ा दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये विदेशी क्वेश्चन है और विदेश से उठाया हुआ क्वेश्चन है, विदेशी क्वेश्चन है, इंडिया में नहीं आएगा, राइट। लेकिन केवल आपको मेरे याद कराना था, एक बार बताना था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे स्टूडेंट केवल इंडिया में ही हो, विदेशों में भी जाकर के जॉब कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ कनाडा वगैरह में भी हैं। तो याद रखना ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप यहीं जॉब करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप लोग जाते हो, और इसीलिए मेरा पर्पज़ है आपको सारा कुछ स्टैंडर्ड नॉलेज प्रोवाइड करना,
इस लेवल से आपको सिखाना कि विदेश में जाकर के भी मेरा स्टूडेंट कहीं पर भी डिफिट नहीं खाए, मात नहीं खाए, वो वहाँ भी सरवाइव कर जाए, इसीलिए मैं इस लेवल से आपको सिखाता हूँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक पेपरोनी पिज्ज़ा, ये पेपरोनी पिज्ज़ा जो होता है इसमें लोड्स ऑफ कैलोरी होती है, सॉल्ट होता है और फैट होता है, इसलिए याद रखना इसको स्पेशली अवॉइड करने के बारे में अगर पेशेंट कह रहा है ना, तो समझ जाना कि आपका पेशेंट जो है वो एमआई के बाद डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को भली भांति समझ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर हियरिंग द नर्सेज इंस्ट्रक्शन अबाउट द एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन and the potentially dangerous consequences of the certain activity, the client correctly state the importance for avoiding which of the following activities। कौन सी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के बारे में पेशेंट से आप कह रहे हैं। तो आपने उसको डाइट रेस्ट्रिक्शन सिखाया था, तो आपने टेस्ट कर लिया, जैसे डाइट रेस्ट्रिक्शन आपने सिखाया था और आपने चेक कर लिया कि भाई समझ में आई कि नहीं आई, 4 ऑप्शन दिया आपने और उससे पूछ लिया, उसने कह दी ये नहीं खाना है मुझे, तो समझ गए आपके इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप एक्टिविटी से संबंधित जांचना चाहते हो, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, तो आंसर करिए मुझे, कैरिंग द ग्रोसरीज फ्रॉम द कार और स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बॉवेल मूवमेंट, बाथिंग इन द वार्म वाटर, हैविंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स। तो अब आप जवाब दीजिएगा, आफ्टर हियरिंग द नर्सेज इंस्ट्रक्शन अबाउट एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन और द potentially dangerous consequences for certain activity, the client correctly state the importance for avoiding which of the following। क्या अवॉइड करने के लिए आप पेशेंट को बोलोगे, किस बात से आप टेस्ट कर लोगे पेशेंट को? कैरिंग ग्रॉसरीज फ्रॉम द कार, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बॉवल मूवमेंट, बाथिंग इन द वार्म वाटर, हैविंग द सेक्सुअल इंटरकॉर्स। क्लियर है? चलिएगा अब बात बताता हूं मैं आपको। याद रखना दोस्तों, अगर स्ट्रेनिंग होता है तो स्ट्रेनिंग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स जनरेट होते हैं। तो स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बॉवेल मूवमेंट इन्वॉल्व होल्डिंग वंस ब्रीथ और बियरिंग डाउन अगेंस्ट अ क्लोज ग्लोटिस। दिस एक्शन समटाइम कॉल्ड द वाल्सल्वा मैनूवर इंक्रीज एब्डोमिनल और आर्ट्रियल प्रेशर। कई बार याद रखना दोस्तों, ये जो हम एकदम सांस रोक करके प्रेशर लगाते हैं, यानी कि जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है और स्ट्रेनिंग एफर्ट्स करता है और ब्रीदिंग रोक करके एकदम से वो प्रेशर जनरेट करता है, तो ये एक तरह से वाल्सल्वा मैनूवर का काम करता है और इसकी वजह से एब्डोमिनल और आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द आर्ट्रियल प्रेशर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। आर्ट्रियल प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है और पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इस पर इसका असर पड़ता है। तो द ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी इज टेम्परेली रिड्यूस्ड और कैन कोज द इस्चीमिया चेस्ट पेन। इफ द हार्ट वॉल इज नेक्रोटिक, द प्रेशर इंक्रीज कुड कोज द वीकन्ड मसल टू द रप्चर और द क्लाइंट टू हेमरेज टू द डेथ। याद रखना, इससे हेमरेज भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। स्टूल सॉफ्टनर आर जनरली ऑर्डर्ड प्रोफाइलैक्टिकली टू एलिमिनेट द स्ट्रेनिंग व्हेन हैविंग अ बॉवेल मूवमेंट। Client who experience the heart attack can participate in their own self-care activity जैसे कि bathing, provided they do not develop a sign of activity intolerance. Sign that indicate the client should rest include becoming the short of the breath, developing a rapid or irregular heart rate and experience increased blood pressure, lifting heavy object जैसे कि groceries, having the sexual intercourse are परमिटेड आफ्टर द डिस्चार्ज। यानी कि दोस्तों हैवी वेट लिफ्टिंग ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन आप पेशेंट पर मत लगाना, ये इसको परमिशन होती है। हाउएवर क्लाइंट मस्ट यूजुअली वेट अंटिल दे कैन क्लाइंब टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स without chest pain before engaging in these activities. Some physicians recommend self-administering a nitroglycerin tablet prophylactic before intercourse. कई फिजिशियंस ये कहते हैं कि जब कभी भी इंटरकोर्स आप करें तो उससे पहले नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ज़रूर से ज़रूर आप खा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूँ मैं कि स्ट्रेनिंग जो एक्टिविटी होती है, स्ट्रेनिंग अगर कर रहा है पेशेंट तो इसकी वजह से ब्रीथ रोकता है, क्या करता है
वंस ब्रीथ और बियरिंग डाउन अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लोटिस। क्लोज ग्लोटिस की वजह से क्या होगा, ब्रीथ रुकता है और इस एक्शन की वजह से एक तरह का ये वॉल्साल्वा मैनूवर होता है और इस कारण से एब्डोमिनल और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है। अब एब्डोमिनल और आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हार्ट को पंपिंग में ज़्यादा काम करना पड़ेगा और क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर टेम्परेरी कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। हो सकता है इससे इस्चीमिया हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए और इस्चीमिया चेस्ट पेन की वजह से क्या होता है, मसल्स वीक भी रहते हैं और रप्चर भी हो सकते हैं और क्लाइंट को इंटरनल हेमरेज या डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपन को क्या करना है दोस्तों, इसको प्रोफाइलैक्टिक में स्टूल सॉफ्टनर देना है और इसकी वजह से इसको सिंपली जो स्ट्रेनिंग एफर्ट्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन करने हो सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आई होप यू अंडरस्टैंड ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिएगा, एट द क्लाइंट फॉलो अप क्लिनिक विजिट फर्स्ट वीक आफ्टर द डिस्चार्ज द फिजिशियन ऑर्डर एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू इवेलुएट द डैमेज डन टू द क्लाइंट्स हार्ट। अब आपसे क्या कह रहा है कि जस्ट दोस्तों पेशेंट डिस्चार्ज हो गया था, फॉलोअप के लिए आया है अभी 1 वीक के बाद में, तो आप क्या, आपसे कहा कि द नर्स अज्यूम दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड हाउ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज परफॉर्म्ड व्हेन दैट क्लाइंट टेल द नर्स दैट दिस एग्जामिनेशन इन्वॉल्व इमेजिंग द हार्ट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हीट, साउंड, रेडिएशन या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू इमेज द हार्ट स्ट्रक्चर। इकोकार्डियोग्राम, सॉरी, इलेक्ट्रो पढ़ दिया मैंने, इलेक्ट्रो नहीं है दोस्त, इको है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम करा और इकोकार्डियोग्राम किस पे बेस होता है, अल्ट्रासोनिक बेस होता है, अल्ट्रासाउंड बेस होता है, यानी कि साउंड पर आधारित प्रोसीजर होता है। टू इमेज द हार्ट स्ट्रक्चर इससे अपन कैप्चर करेंगे। द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द वेरियस वेव्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द टिश्यू टू प्रोड्यूस अ रिप्लिकेशन ऑफ द हार्ट एंड later evaluated. An X-ray uses the radiation and electrocardiogram is a different thing, okay. और thermography test seen heat and variation in the temperature to formulate image and body structures। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमें पूछा जा रहा है इको। तो जैसे अभी मैं कंफ्यूज हुआ था और मैंने गलती से इस इको होते हुए भी अपने को क्या, अपन इतने अनकॉन्शियस हो जाते हैं कोई काम करते करते, जैसे अपन साइकिल चलाने सीख गए, अब साइकिल चलाते चलाते या गाड़ी चलाते हैं अपन, तो अब अपन इतने अनकॉन्शियस हो गए ना कि देखते कहीं है और कुछ भी सोचते रहते हैं, तो अपन को इतना सीरियस लेना नहीं पड़ता है और गाड़ी चलती रहती है। तो याद रखना, कई बार ऐसी कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि अपन इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि अब अपन उसको सीरियस ही नहीं लेते, तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसा कि अभी हुआ था। जब अपन बाइक चलाना सीख रहे थे बचपन में या गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तो बहुत ध्यान से सीखते थे, सीरियसली देखना पड़ता था, कहीं पत्थर तो नहीं आ रहा ना, कहीं कुछ तो नहीं आ रहा है। तो अब क्या हुआ, बहुत एक्सपर्ट हो गए, बहुत ट्रेंड हो गए, तो अब आप ऐसे चलाते हो जैसे तो पता नहीं, अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वही अभी मेरे साथ हुआ था। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों, ज़्यादा अगर आपको आता है ना तो उससे भी गलती होती है। क्यों होती है, अभी मैं ज़बरदस्ती यानी इतना अनकॉन्शियस हो गया क्वेश्चन करवाते करवाते कि इस इको को मैं इलेक्ट्रो पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो पढ़ते ही क्वेश्चन में दिक्कत आ गई थी। इसलिए अब इको पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो तो साउंड आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग द सर्कुलेशन इन पल्सलेस विक्टिम। तो पल्सलेस विक्टिम्स के अंदर सर्कुलेशन को रिस्टोर करने का मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है एईडी। ये मैं क्वेश्चन उसमें आपको डीफैब डिसरिथमिया वाले चैप्टर में भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट देखना, विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू द ओपन द एयरवे ऑफ अ विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है उसका एयरवे ओपन करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक आपसे पूछ रहा है। तो लिफ्ट द चिन, तो चिन लिफ्ट मैनूवर अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, सीपीआर में भी सिखाऊंगा। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द विक्टिम रिक्वायर द रेस्क्यू ब्रीदिंग। तो रेस्क्यू ब्रीदिंग डिटरमाइन करने के लिए चेक फॉर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज रिक्वायर्ड द रेस्क्यू ब्रीदिंग।
हाउ कैन द नर्स डिलीवर एन इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू द लंग्स ऑफ अ विक्टिम हु इज नॉट ब्रीदिंग। तो इफेक्टिव एयर कैसे डिलीवर करते हैं आप? पिंच द विक्टिम्स नोज शट, तब जाकर के जो ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग आप दोगे वो इफेक्टिव होगा। सीपीआर में कराऊंगा वैसे मैं आपको ये सब डिटेल्स के अंदर, अभी तो मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। नर्स फर्दर असेस द क्लाइंट हु इज अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। द नर्स बिगिन चेस्ट कंप्रेशन और वेयर इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द नर्सेज हैंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द कार्डियक कंप्रेशन। अब देखो, अभी एम्स दिल्ली ने ये क्वेश्चन पूछा और ये क्या कर दिया उसने, लैंडमार्क पूछ लिया उसने। तो बात तो लैंडमार्क बोल दो, करेक्ट लैंडमार्क, या फिर आपसे कह दें कि करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द नर्सेज हैंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द कार्डियक कंप्रेशन। तो आप इसमें मार्क कर सकते हो दोस्तों, सेम था, कोई लैंग्वेज में परिवर्तन नहीं था नॉर्सेट के अंदर, और आपसे पूछा था लैंडमार्क, तो ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। क्लियर है? थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। ठीक है, बहुत है। कल पढ़ के आना है आपको, बताऊं अब क्या क्या, कल क्या क्या पढ़ के आना है, 1 मिनट सुन लेना। कल आपको क्या क्या पढ़ के आना है? मेरे दिल में तुम हो। कल एक तो CHF, इन्फेसियस और इन्फ्लामेटरी डिजीज, कंडक्शन डिसऑर्डर, CHF और इन्फेसियस इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, कल आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी, कार्डियोलॉजी कल पूरी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन वाली लेक्चर है कल, इसके बाद फिर मैं एंडोक्राइन शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम लग गया कार्डियो में, तो अब तो आप लोगों को कार्डियो के नाम से वॉमिटिंग आने लग गई होगी शायद, राइट? कुछ आती हो गया कार्डियो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी भी है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। जब क्वेश्चन आते हैं तो कार्डियो में इतनी क्षमता है दोस्तों कि कभी कभी तो पूरा एग्जाम इस पे बेस्ट होता है। 25 से 30 40 क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर आ जाते हैं जब 200 का पेपर होता है, और खासकर ऋषिकेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कल हम कार्डियो का एग्जामिनेशन, कल लास्ट क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे। फिर संडे को आपका मेजर टेस्ट लूंगा कार्डियोलॉजी का, संडे को याद रखना। तब तक के लिए आप कार्डियो पूरी रट लेना ढंग से। 100% मार्क्स अगर किसी के आएंगे, एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं, याद दिला देना लेकिन मुझे, ठीक है ना? मेरी तरफ से मुझे याद नहीं रहेगा क्योंकि भूल जाऊंगा मैं। जिस दिन टेस्ट लूंगा संडे को टेस्ट होगा पूरी कार्डियोलॉजी यूनिट का, और जिसके 100% मार्क्स आ जाएंगे उसको अर्जुन टेस्ट सीरीज में फ्री रजिस्ट्रेशन दूंगा 3 स्टूडेंट्स को, केवल शुरू के टॉप 3 विनर्स को। संडे को कार्डियोलॉजी होगा पूरा मेजर, जिसमें सब कुछ आएगा, ये सब क्वेश्चन वश्चन, और जिसके टॉप रैंक आ जाएगी उसको अर्जुन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।